बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इन सेकंड्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। यानी मैं अगर एक सॉल्यूट की जगह दूसरा सॉल्यूट डाल दूं, एक्स वाई जी एनी सॉल्यूट यूज कर लूं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं किस पर, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बेटा, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, इनको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। वो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? बेटा, देयर मस्ट बी 3 कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा, जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों ऑब्जर्व नहीं होती और उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा, पहली जो कंडीशन है दैट इज कि आपके पास जो सॉल्यूट होना चाहिए, इट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। दूसरी चीज, यही सॉल्यूट इट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो तीसरी चीज है दैट सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी। शॉर्टली, अगर बेटा आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बाद में आपको बताऊंगा कि वेपर प्रेशर क्यों बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बहुत सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा ऑब्जर्व नहीं होंगी। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से, जितने आयंस बनते हैं, बढ़ जाएगा। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा तो एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व नहीं होंगी। बेटा, जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी बुक में डिस्कस है वो 4 है। कौन कौन सी? पहली है बेटा लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पिंडी की बुक है जो बेटा आपकी या पंजाब बोर्ड की, उनके अंदर ये तीनों ही मौजूद हैं, और जो फेडरल की है उसमें चारों मौजूद हैं, तो हम चारों को डिस्कस करेंगे। जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा, लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इस चीज को पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा पहले कि वेपर प्रेशर क्या होता है। कि जब बेटा हमारे पास कोई भी सॉल्यूट है, सॉरी कोई भी सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, मेरे पास वाटर है फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां पर वाटर लिया,
और मैंने उस वाटर को क्या किया बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये वाटर है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा इस 25 डिग्री सेल्सियस पे सिंस इवेपोरेशन कंटिन्यूज एट ऑल टेंपरेचर्स, इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स बेटा वापस कंडेंस होंगे और कंडेंस होके सरफेस पर जो प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, प्रोवाइडेड विद द कंडीशन जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो। यानी वेपर प्रेशर क्या है कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल होंगे तो जो कंडेंसिंग वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पे जो बेटा लगाएंगे प्रेशर, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। बेटा एज्यूम करें मैंने टेंपरेचर को बढ़ाया 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, यहाँ पर इसके वेपर से ज्यादा बनेंगे क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी। जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा वेपर्स कंडेंस भी होंगे। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इस टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे मैं टेंपरेचर बढ़ाता जाऊंगा, टेंपरेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बेटा मेरे पास प्योर सॉल्वेंट की बात थी। मैंने क्या किया, इस अगर माली प्योर सॉल्वेंट वाली बात को देखें, इसके पास यहाँ पर जितने भी बेटा सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। अगर सॉल्वेंट के वेपर्स हैं तो बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, और इवेपोरेशन आपको पता है सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस से बेटा मॉलिक्यूल्स एस्केप होंगे और वापस सरफेस पे ही कंडेंस होंगे। लेकिन बेटा इसी 25 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया। तीन कंडीशंस ले ली बेटा, मेरे पास तीन थी, ए बी सी या कुछ भी कह दें। मैंने इसके अंदर ना 60 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड किया। दूसरी के अंदर बेटा मैंने 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड किया, और इसके अंदर मैंने 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज ऐड किया। और बेटा मैंने वाटर की जो क्वांटिटी रखी इन ऑल ऑफ दीज थ्री केसेस दैट वाज 1 kg। ये भी 1 kg वाटर था और इनमें भी 1 kg वाटर है। जब 1 kg वाटर के अंदर मैंने पहले में 60 ग्राम यूरिया ऐड किया, दूसरी में 180 और तीसरी में ग्लूकोज, सॉरी उस यहाँ पे सुक्रोज। यहाँ पे कुछ बच्चे फार्मूलाज वगैरह के बारे में पूछ रहे होते हैं कि इसका फार्मूला है बेटा NH2CONH2, ये होता है C6H12O6 वेरी फेमस, C12H22O11, ये इसका फार्मूला। तो बेटा अगर मैं 60 ग्राम यूरिया ऐड करूंगा, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर मैंने 1 मोल यूरिया ऐड किया, इसका मोलर मास है यूरिया का। ये मैंने 180 ग्राम का क्या मतलब है ग्लूकोज का, मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया, और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज का क्या मतलब है बेटा, मैंने इसके अंदर 1 मोल ऑफ सुक्रोज, मतलब यहाँ पर बेटा क्वांटिटी 1 किलोग्राम थी बेटा, 1 मोल मैंने इनके अंदर डाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कौन सी क्वांटिटी है, मोलैरिटी, यानी यहाँ पर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए इन तीनों। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर सरफेस पर अब मेरे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक है प्योर सॉल्वेंट के और दूसरा यहाँ पर बेटा सॉल्यूट के भी मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज है बेटा, सॉल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है। तो बेटा अब मुझे बताइए, मैंने क्या कहा था, सॉल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, यानी उसके वेपर्स बने कम, सॉल्वेंट के वेपर्स तो उतने ही बनेंगे, सॉल्यूट के कम हुए तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो अज्यूम करें यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू थी x, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x - y, यहाँ भी x - y,
यहाँ भी x माइनस वन। मैंने क्या कहा कि बेटा मैंने क्या किया, तीन डिफरेंट सॉल्यूट्स यूज किए, नेचर ऑफ सॉल्यूट को चेंज किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, प्रोवाइडेड विद द कंडीशन कि यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल और यहाँ पे भी 1 मोल। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ग्रॉस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीनों में सेम थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड सेम, यानी लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हुआ इतना ही यहाँ पे कम हुआ और इतना ही यहाँ पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी यानी लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर फिर क्या होगी, प्रूव हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कि बेटा जितना वेपर प्रेशर किसके केस में चेंज हुआ है, यूरिया इतना ही ग्लूकोज इतना ही सुक्रोज, मतलब ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड। अज्यूम करें मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को इस तरह से इसमें डबल कर दिया, तो फिर इनमें से भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 120 ग्राम ऑफ यूरिया ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बेटा वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, यहाँ पे इतना कम नहीं होगा 180 में, बट मैं 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर इतना चेंज हो जाएगा इक्वल, यानी 1 मोल के लिए एक जितना 0.1 के लिए एक जितना कम होगा, 2 मोल के लिए एक जितना कम होगा। तो वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलैरिटी पे चेंज डिपेंड करता है। आपने बेटा राउल्स लॉ पढ़ा होगा, इसकी डेरिवेशन ही है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। आपने राउल्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने डेरिवेशन पढ़ी थी और हमने कहा था कि रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये राउल्स लॉ में हमने डिराइव किया। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बेटा यहाँ पर x2 किसके इक्वल है, x2 स्मॉल फ्रैक्शन। अगर मेरे पास दो ही कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, तो x2 किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन इसी के इक्वल होती है। तो मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं, क्या बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बेटा यहाँ पर देखिए मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, ऑब्जर्विंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, बेटा सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर के अंदर N2 की वैल्यू को, बेटा बहुत कम सॉल्यूट है, 0.01 है, 0.001 है, तो बेटा मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि डेल्टा P अपॉन P नॉट किसके इक्वल होगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 के। अगेन N2 को मैं नोमिनेटर के अंदर बेटा नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट करूँ। तो बेटा यहाँ से मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो बहुत आसान हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 सॉल्यूट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा यहाँ पे इसको मैं क्या करना लिख लूँ, ये डिवीजन है W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई विद M1 डिवाइडेड बाय W1, ये डिवीजन है, इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से बेटा मैं लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ P नॉट को इधर मल्टीप्लाई करके, और मैं मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, M2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। M2 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नॉट, एक मिनट ये गलत हो रहा है, m को बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई करके इसको आके डिवाइड करते, सिंपली ये W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा P मल्टीप्लाई विद M1 W बाय W1 मल्टीप्लाई विद P नॉट, ये इसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको कोई कहे कि आपने क्या करना है, आपको कोई कहे कि बेटा लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी दे दे, यहाँ पे W2 M1 W1 P नॉट की वैल्यू भी दे दे, और कहे कि मोलर मास फाइंड करें, और बात साथ में आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे दे, एम्पिरिकल फार्मूला मास
और बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की जब आप रेशो लेंगे तो क्या आएगी आपके पास n वैल्यू आएगी। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला के। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट समूह के उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।